गुड इवनिंग एवरीवन। गेकार जी, इसी तरह के सैक्रिफाइसेस ही तो आपको याद रखेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा, वैसे आप वो वाला भी लाइव देख सकते हैं, ये तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग शीला थापा जी, गुड इवनिंग यूतू, गुड इवनिंग गेदाम, एवरीवन गुड इवनिंग। थोड़ा सा कल से क्या है ना, इंटरनेट का इश्यूज हो गया था। कल तो डायरेक्ट लाइट ही चली गई और वाईफाई लाइट से ही चलता है, तो कल क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाया था। और आज भी इश्यूज रहे इंटरनेट के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ कल से बारिश हो रहा है। आप लोग शायद न्यूज वगैरह में भी देख रहे होंगे। जो पूरा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 उस तक तो पानी भर गया है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ गई है, तो केबल्स वगैरह में इशू आ रहे हैं। तो इस वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की आज दिक्कत रही थी, तो इसीलिए क्लास दिन के ऑफ कर दिए थे। अभी शाम में क्लास चलेगा, ठीक है। और अभी थोड़ा सा सिचुएशन ईज आउट हुआ है, तो अपन आज की तो क्लास कर ही लेंगे। उम्मीद है बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? रेस्ट इन पीस नेटवर्क, बिल्कुल दीदी जी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में कि अभी तक हम लोग इंटरनेट को 100% फूल प्रूफ नहीं कर पाए हैं। चलिए फिर। तो जैसा कि 8 बजे अपन सबको पता है करंट अफेयर्स का क्लास चलाते हैं। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट अपना इसमें नया हो तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। कहाँ गए? ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा नहीं है, ये मैथ्स वाले सर का व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी फैमिली के साथ रजिस्टर होना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बेसिकली अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होते हैं तो हम आपको फ्री लाइव क्लासेस तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। मॉर्निंग 11 AM मैथ्स का क्लास चलता है, 8 PM करंट अफेयर्स और जीके का क्लास चलता है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी कुछ हम आपको फ्री प्रोवाइड करते रहते हैं, जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा रिगार्डिंग फर्दर एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है इंतखाब। मोस्टली मुझे लगता है पुराने ही है, बट अगर कोई नया स्टूडेंट हो तो हम पुराना नया स्टूडेंट हो तो उसके लिए बात कर रहे हैं। कहा कह रहे लाइव क्लास का मजा रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मतलब प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करी। देखिए, सारा खेल प्रायोरिटी का है। एक मैंने ही कोड बनाया था, सेट प्रायोरिटीज गेट गोल्स, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ है।
सेट प्रायोरिटीज गेट गोल्स। छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी बात बोलता है कि अगर आपने लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड कर रखी है ना तो आपका गोल आराम से अचीव होगा। बस यही छोटी छोटी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती कि किस पॉइंट पर हमें किस काम को करना है। काम सारे करिए, पार्टी करिए, आप घूमने जाइए, आप पढ़ाई करिए, मूवीज देखिए, जो करना है सब करिए, बट उसकी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लीजिए। जैसे अभी आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है तो एग्जाम से पहले आपके लिए प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो बस सारा खेल प्रायोरिटी का। जो इस खेल को समझ गया वही योद्धा बनेगा, वही हमारा वॉरियर ऑफ द ईयर बनेगा। चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेट यूटी दैट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी। देखिए ये बहुत छुटपुट क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज वगैरह से कनेक्ट रहते हैं तो आपको पता होगा स्मोक टावर की बात कहां पर चल रही थी, तो किस जगह पर पहला स्मोक टावर लगाया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर मेंशन करिए। कैसा पूछ रहे हैं? वीकली टेस्ट होगा क्या? वीकली कल मैथ्स का तो होगा, ठीक है, कल मैथ्स का तो वीकली टेस्ट होगा। जीके का एक्चुअली मैं अभी टेस्ट सीरीज में बिजी था तो जीके का नहीं लिया है। मैथ्स का तो कल होगा वीकली टेस्ट, ऐसे ही कर लिया करेंगे कभी। मैथ्स में, जीके में क्या है ना, मैं वो बनवा रहा हूँ आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के क्वेश्चंस, उनको करते रहिए जीके में, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम आएंगे आपको। 2000 क्वेश्चंस का हमने टारगेट किया है। 2000 क्वेश्चंस एक पूरी साल के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर आपको किसी भी एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। फिर पीसीएस का अपन अलग चलाएंगे, और पीसीएस का ये नहीं सोचिएगा इसी से कवर हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, टोटल सिरम भी कह रहे हैं केजरीवाल, ऑलराइट। हाँ तो एक मिनट देखिए, ऐसी कभी कभी क्लास में कॉल वॉल आ जाता है तो दिल पे मत लीजिएगा, मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है कॉल, क्योंकि मैंने भी अभी प्रायोरिटीज डिसाइड कर रखी, क्योंकि जब मैं क्लास लेता हूँ तो सिर्फ क्लास लेता हूँ, ठीक है। चलिए फिर तो पहला, हाँ, स्मोक टावर दिल्ली में लगाया गया। तो बेसिकली अब देखिए करंट अफेयर्स का तरीका यही होता है छोटी छोटी बारीकियों को समझना। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब कई क्या होंगे, रट के चले आएंगे स्मोक टावर कहाँ लगाया? दिल्ली में। वो लेबर वाला काम है, ठीक है। आपको ऑफिसर बनना है तो आपको क्या जरूरी है? आपको ये जानना जरूरी है भाई स्मोक टावर बेसिकली है क्या। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल उसकी रिसर्च में चले जाएं, स्मोक टावर डिजाइन करने चले जाएं, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऑफिसर को हर एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि स्मोक टावर क्या है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो इसी रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा स्मोक टावर, ठीक है। इस पे टाटा प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। ये मैनसोटा यूनिवर्सिटी है यूएसए का, उसकी टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में कौन लेके आया है? इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में आईआईटी बॉम्बे लेके आया है। तो आईआईटी बॉम्बे, और इसको इम्प्लीमेंट किसने? अरे भाई नाहरलगुन से नेटवर्क मत खोलो भाई, ये दिल्ली की दिक्कत है इस टाइम, फॉर द टाइम भी ये दिल्ली की दिक्कत है। आई थिंक अब सिचुएशन इज आउट हो चुका है। भाई नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो गया था अभी। अब बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब आप लोग के कमेंट आने लगेंगे कि इट इज वर्किंग प्रॉपरली तभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी बताइए, अब जो हो गया सो हो गया। अभी बताइए अभी कैसा चल रहा है? इज इट फाइन नाउ? ऑल राइट, टोटल सिरम जी का मैसेज आ गया। इज इट फाइन? इट इज फाइन, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? अपन बात कर रहे थे कि इंडिया का पहला स्मोक टावर कहां लगा है? दिल्ली में लगा है, ठीक है। स्मोक टावर बेसिकली ये कहां से, ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इंडिया में प्रोजेक्ट? टाटा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, ठीक है, ये कंपनी है। स्मोक टावर बेसिकली करेगा क्या? एयर को फ्रेश करेगा। बेसिक जानकारी तो ये है, ये क्या करेगा? एयर को फ्रेश करेगा। कैसे करेगा? ये जो आप एक कैनोपी देख रहे हैं ना 6 मीटर्स की, ये कैनोपी क्या करता है? अपने अंदर पॉल्यूटेड एयर उठाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये कितनी हाइट पर लगा? 24 मीटर्स की हाइट पर लगा। तो 24 मीटर्स की हाइट की जो एयर होगी वो इसको अपने अंदर सक्शन करेगा। नीचे ऐसे आपके
कह सकते हैं फैन लगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर सक्शन क्रिएट करेंगे, तो बाहर की जो पॉल्यूटेड एयर है वो अंदर जाएगी। अब अंदर जब एयर अंदर जाएगी तो जितने भी इसके पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं अलग अलग लेयर्स लगेगी, ठीक है। तो ये लिखा है फिल्टर्स कितने लगे, 2 लेयर्स लगे। बड़े पार्टिकल्स को पहले फिल्टर आउट करेगी, फिर छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करेगी। तो फिल्टर से पास होने के बाद जो फ्रेश एयर है आपकी, जो पहले पॉल्यूटेड एयर अंदर की, फिर फ्रेश एयर यहां से बाहर आएगी, ठीक है। फ्रेश एयर कहां से बाहर आएगी, नीचे से बाहर आएगी। तो ये बेसिक फंडा है स्मोक टावर का, ठीक है। इससे कम में भी काम नहीं बनेगा, इससे ज्यादा में भी काम नहीं बनेगा। तो इतनी जानकारी है, मोर देन एनफ है। चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who was appointed as the 17th governor of मणिपुर? मणिपुर में अभी रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, जल्दी से नाम बताइए। एकदम फास्ट नहीं हो रहे। देखिए जहां पर तेज कराना वहां मैं तेज कराऊंगा, जहां पर स्लो रखना वहां स्लो करूंगा। ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए। Who was appointed as the 17th governor? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज ला गणेशन, ठीक है। मिस्टर ला गणेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। याद रखिएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट पूछ सकते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मैंने एक ही क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अभी ये काफी न्यूज में चल रहा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसकी अभी हम बात करेंगे है क्या चीज। ये किसने लॉन्च करा है, अगस्त 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने लॉन्च करा है। तो इसके तहत 3 स्टेटमेंट है, ए बी सी। तो आपको बताना कौन कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट ए कह रहा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए सरकार 6 लाख के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को सेल करना चाहती है। दूसरा कह रहा है टॉप 5, बेसिकली सेल नहीं करना है, लीज करना है, ठीक है। सेल वर्ड गलत आ गया, यहाँ पर लीज लिखेंगे, टू लीज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है टॉप 5 सेक्टर्स, रोड, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस एंड टेलीकॉम, ये मेन फोकस रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और एनएमपी रिपोर्ट किसने डेवलप की है, नीति आयोग ने। तो 3 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना करेक्ट कौन सा होगा। हाँ जी, हल तो ए बता रहे, और लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। 3 स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ऑलराइट, किचिक शिमला जी का भी आंसर आ गया ए। और लोग बताइए। बी और डी भी बता रहे हैं। गो विद द फ्लो, बहाव में नहीं बहना है। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। देखिए सरकार ने क्या सोचा, सरकार को चाहिए पैसा। सरकार को क्या चाहिए, पैसा। तो सरकार इस टाइम मतलब ज्यादातर चीजें प्राइवेट के हाथ में देना प्रेफर कर रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, प्राइवेट के हाथ में चीजें दे दो। अब जैसे ये करना क्या चाहते हैं बेसिकली, जैसे हाईवे से गवर्नमेंट भी कमाई करती है, और किसी प्राइवेट एंटिटी को अगर आप हाईवे पकड़ा दे तो वो भी कमाई कर सकता है। कैसे कमाई करेगा, टोल टैक्स ले लेके। टोल टैक्स ले लेके वो क्या करेगा, हाईवे से कमाई कर सकते हैं। तो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं वो, कि हाईवे को लीज पे दे देंगे, कि 10 साल 15 साल 4 साल 5 साल किसी प्राइवेट कंपनी को कह दिया अब ये हाईवे तुम्हारा है। तो लीज के बदले में वो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को कुछ पैसा फंड करेगी, और वो कंपनी कैसे कमाएगी, वो कंपनी उस हाईवे से टोल टैक्स वसूल करेगी, उस तरह से कमाएगी। तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट उसको लीज पर दे रही है, ठीक है। डिफरेंस समझिएगा, बेच नहीं रहे हैं, परमानेंटली उनके हाथ में नहीं चला जाएगा, बस उसको लीज पर दे रहे हैं। तो यही है आपका नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। तो इसमें सरकार
2022 से लेकर 2025 तक टारगेट है कि 6 लाख करोड़ जमा कर लेंगे हम, ठीक है। हालांकि बहुत छोटा टारगेट है क्योंकि हमें जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ लगाने की, और इससे हम सिर्फ कितना कमा पाएंगे, 6 लाख करोड़, ये टारगेट है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? ब्राउनफील्ड होते हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे हाईवे बन चुका है, एयरपोर्ट बन चुका है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो उसमें सरकार क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी। जैसे पता चला कोई एयरपोर्ट किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दिया, कोई रेलवे कोई ट्रेन किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दी, तो उसमें जो भी टिकट होगा वो कंपनी कमाएगी और सरकार को एक झटके में वो पैसा देके निकल जाएंगे। तो क्या क्या चीजें ये लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, रोड्स कर रहे हैं, रेलवेज कर रहे हैं, पावर सेक्टर एसेट्स कर रहे हैं, उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर हो गया, लेना है मोनेटाइज कर देना, दैट इज द टारगेट। तो करेक्ट आंसर इज आपका डी, सारे इसमें अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कवर होंगे, ठीक है। ये 6 लाख करोड़ वाला ज्यादा याद रखिएगा, ये ज्यादा न्यूज में रहता है कि सरकार का टारगेट कितना है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछ रहा है, सरकार का टारगेट कितना है 6 लाख करोड़ कमाने का। हालांकि 6 लाख करोड़ इज लाइक ऊंट के मुंह में जीरा, एक कहावत है, बहुत कम है। Name the operation that was launched by Government of India to evacuate stranded Indians from the Taliban captured Afghanistan। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान इशू आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको बताना है अभी रिसेंटली तालिबान का रूल वापस आ चुका है अफगानिस्तान में, तो उसके रिगार्डिंग हर कंट्री अपने अपने जो सिटीजन है उनको वापस बुला रही है। तो इंडिया भी कहां पीछे रहेगा, हमने भी अपने सिटीजन को वापस बुलाया। ऑल सैल्यूट टू अवर फोर्सेस जिन्होंने इसमें अपना बड़ा रोल निभाया। तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था जिस ऑपरेशन के तहत हमने अपने इंडियंस को वापस बुलाया, तो वो ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, ये मैं एक बार और कभी डिस्कस कर चुका हूं। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। सारे लोग, इवन जो वहां पर हमारे डॉग्स वगैरह भी थे, डॉग स्क्वाड वगैरह, सब वापस बुला लिए हमने, कुछ नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द कशमैन एंड वेकफील्ड, कशमैन एंड वेकफील्ड एक प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, वहां की रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी है मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से काम करती है, और दुनिया की टॉप 5 बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है ये, ठीक है। तो इन्होंने भी रिसेंटली रैंक निकाली थी, ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने का। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, अभी बताता हूं कैसे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स निकाली गई है जिसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है वो बताना है आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या बताती है कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा डिजायरेबल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। किस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग की डिजायर प्राइवेट कंपनी ज्यादा रखती है। तो नंबर 1 पे तो देखो वाज टॉप्ड बाय चाइना, ये तो सभी को पता होगा, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मोस्ट डिजायरेबल पोजीशन अभी भी चाइना होल्ड करता है, बट आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो जैन में तो बस 2 बार बताएंगे हम, टोली लिखकर, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज डी, सेकंड, ठीक है। इंडिया की पोजीशन कितनी है, सेकंड। इसमें मजेदार बात यह है कि अभी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की रैंकिंग आई है उसमें फर्स्ट तो यूएसए है, सॉरी फर्स्ट तो अपना वही चाइना रहता है, चाइना को कोई बीट नहीं कर पा रहा है, और इस बार सेकंड इंडिया है, ठीक है। और थर्ड पे आ गया है यूएसए, ठीक है। मतलब यूएसए से ज्यादा डिजायरेबल अब इस टाइम कौन हो गया, इंडिया। ये रिपोर्ट कहती है कशमैन एंड वेकफील्ड की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और भी साउथ एशियन कंट्रीज है लाइक वियतनाम वगैरह, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। एक यूरोपियन कंट्री, छोटी सी कंट्री है, वो भी टॉप 5 में थी, टॉप 5 या टॉप 10 में, चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक रिपब्लिक भी इस बार टॉप 5 या टॉप 10 में आ गई है, टॉप 10 में तो है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, पीडीएफ भेजूंगा आपको, पीडीएफ में वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, किसकी बात कर रहा है, आसियान की बात कर रहा है। देखिए आसियान को हमने बहुत डिस्कस करा है, ठीक है। वो अपनी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इन द ईयर 2022, और उसको कहेंगे
मतलब आशियान और इंडिया मिलके अपनी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इन 2002, और इसको नाम दिया गया आशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। आशियान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। सेकेंड रिस्क, बहुत रिस्क चल रहे हैं भैया। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए मेरे को। आशियान और इंडिया फ्रेंडशिप ईयर कौन सी एनिवर्सरी है? भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ग्रीटिंग्स हो गई जो शुरू शुरू में ग्रीटिंग्स होती है, बाद में क्लास लेट अगर ज्वाइन करे तो ग्रीटिंग्स नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन करिए और आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज 30th एनिवर्सरी, ठीक है। 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। अब आशियान की बात आ गई तो ये याद रखिएगा 1967 में आशियान का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1967 में आशियान का फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहां पे? जकार्ता इंडोनेशिया। दो चीजें याद रखिए, बहुत है। कौन कौन मेंबर्स हैं ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 10 मेंबर्स हैं और 10 के 10 मेंबर्स हमने बहुत आराम से, बहुत प्रैक्टिस के साथ, जब हमने एशियन कंट्रीज की मैपिंग करी थी तो बहुत अच्छे से ये 10 कंट्रीज हमने पढ़े थे, फील के साथ पढ़े थे, ताकि फील आए। ये म्यांमार, ये थाईलैंड, थाईलैंड से अपना कौन जुड़ गया? ये नीचे मलेशिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर इधर अपना फिलीपींस अलग है। फिर हमने देखा था मलेशिया, मलेशिया के जस्ट नीचे कौन है? इंडोनेशिया। और मलेशिया में छोटी सी कंट्री जुड़ी हुई है, ईस्ट मलेशिया से छोटी सी कंट्री जुड़ी है ब्रूनी, और वेस्ट मलेशिया के नीचे एक छोटी सी कंट्री है सिंगापुर, ठीक है। तो ये 10 मेंबर्स थे आशियान के जो हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। देखिए कई लोग क्या है, ट्रिक बना लेते हैं G20 के मेंबर्स याद करने की, आशियान के मेंबर्स याद करने की, सार्क, बिम्स्टेक। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, ट्रिक के भरोसे मत जाए। ट्रिक जो होती है वो आपको बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रोकती है। तो ट्रिक्स मैथ्स में यूज करिए, क्योंकि वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम नहीं होता है, ठीक है। ट्रिक्स वहां यूज करिए जहां पर, देखिए हर किसी की अपनी यूटिलिटी है। मैं ऐसा नहीं हूं कि ट्रिक्स के खिलाफ हूं, और ट्रिक्स यूज करनी चाहिए जहां जरूरत हो, मैं भी कुछ कुछ बताता हूं। लेकिन जब आप कंट्रीज याद करें, जैसे कि आशियान के मेंबर्स कौन है, इस तरह की चीजें याद करें, तो मैप को जरूर यूज करिए, मैप को ध्यान में रख के यूज करिए। क्योंकि आशियान क्या है, इन कंट्रीज का एक ग्रुप है जो एक ही लोकेलिटी में लाई करती है। तो अगर आपको मैप याद है ना, तो बहुत इजीली आप कंट्रीज याद करेंगे, लिटरली कभी नहीं भूलेंगे अगर मैप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, ठीक है। तो कंट्रीज की जो ग्रुपिंग है उसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं, ट्रिक्स कम प्रेफर करिए, मैप को ज्यादा प्रेफर करिए। कि अगर आपको याद करना हो कि आशियान की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, तो एक मैप लीजिए, मैप पर उनको प्लॉट कर दीजिए, अपने आप याद हो जाएंगी। क्योंकि ट्रिक को भी तो याद रखना पड़ता है, आप कुछ भी कर लो, कहने वाली बात है कि ट्रिक से आसान हो जाता है, लेकिन एक हद तक आप देखिए ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है। कई बार तो ये हो जाता है कि ट्रिक ही हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए मेंबर्स याद करिए, क्योंकि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग करेगा। आप आराम से इमेजिन कर पाएंगे कि मलेशिया कहाँ है, ब्रूनी कहाँ है। फिर इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा, कोई न्यूज आएगा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको समझने में, आपको लगेगा अरे वाह मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। हाँ, ईस्ट तिमोर इज नॉट द पार्ट ऑफ आशियान। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर फोर्थ सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, बहुत नॉट फॉर प्रॉफिट, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इन्होंने बड़ी रिमार्केबल रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं। तो एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। तो उसमें वो पूछ रहा है भाई दिल्ली की पोजीशन कितनी है और फर्स्ट पोजीशन किसकी थी, ठीक है। क्या पूछ रहा है? दिल्ली की पोजीशन बता दो कितनी है और फर्स्ट पोजीशन किसकी थी सेफ सिटीज के मामले में। वीडियो साइज कम करने का ऑप्शन है, आप वीडियो पे टैप करिए, आपको एक सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस तरह से।
उस पे जाइएगा, उस पे जाके आपको क्वालिटी सेट करनी है, ठीक है। अगर क्वालिटी आप चाहें तो क्वालिटी को रख दीजिए 480 पिक्सल, तो नेट स्लो खर्च चुका है, ठीक है। 480 पिक्सल रख दीजिए, 720 पिक्सल में तो बहुत जल्दी चला जाएगा, अगर नेट का इशू है तो 480 पिक्सल रख दीजिए। हाँ तो बताइए, शुरू हो जाइए। गिकार रेबू ने तो बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, बहुत बढ़िया। दिल्ली वाज प्लेस 48 while लिस्ट वाज टॉप बाय कोपेनहेगन, वेरी गुड। तो जो लोग भी ऑप्शन ए के समर्थन में है, दे आर वेरी मच राइट, आंसर इज ए। 48 पोजीशन किसकी है? दिल्ली की, इसीलिए मैं कहता हूं दिल्ली नहीं आना, बहुत मतलब सेफ नहीं है। while कोपेनहेगन वाज लिस्टेड एज वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी। कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है? कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है, किस कंट्री की? ए में तुक्का सही बैठ गया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने तुक्का लगाया मुबारक हो, बैठ गया। हाँ जी बताइए, कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है? वेरी गुड, कोपेनहेगन ना ना भाई, स्वीडन की नहीं है भाई। गेकार रिबा कह रहे हैं स्वीडन, तो बाकी लोग स्वीडन की कैपिटल बताइए गेकार रिबा को, तब तक मैं बताता हूं कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। जिन्होंने डेनमार्क बताया बताइए उनको। लोकेशन जानना जरूरी है कंट्रीज की, आपकी इमेजिनेशन पावर और थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होता है। ये पूरी यूरोप की भीड़ है, किसी दिन यूरोप का मैप डिस्कस करेंगे तो ये सारी भीड़ ऐसी क्लियर कर दूंगा, एक एक कंट्री आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस छोटे से चेक रिपब्लिक की मैं बात कर रहा था, ये भी टॉप 10 में आ गया मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है। ये रहा अपना, ठीक है। ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके जस्ट नीचे ये है आपका डेनमार्क, ठीक है। ये है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क किससे बॉर्डर शेयर करता है? जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी से सिर्फ बॉर्डर शेयर कर रहा है डेनमार्क, याद रखिएगा। इस तरह से छोटी छोटी बारीकियां हमें पकड़नी होती है। ऑलराइट, देखो इसको तो नहीं भूल गए ना, ये हमने पढ़ा था ब्लैक सी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ब्लैक सी पढ़ा था। ये देखो ये मेडिटेरेनियन सी पढ़ा था, ये याद है कि नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने मिलकर एक एक्सरसाइज करी थी, इसका नाम याद बताना है। एक्सरसाइज मैप, सॉरी टू से जूम नहीं हो पाएगा, मैप जूम हो गया, हो गया। ये सर जी, ये मैं बता, ठीक है। ये है डेनमार्क, ठीक है। ये भैया डेनमार्क, ये डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट। ओह क्या, इसका आंसर बताना। मालाबार, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज मालाबार, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज याद रखेंगे। वैसे बेसिकली यूएसए और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन मिलाकर है ना, उसे जरूर करना है। मिलिट्री एक्सरसाइज इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश टॉप्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैश फॉर 2021 to 22 दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय डैश एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बेसिकली वो क्या रहा है, सारा खेल यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, याद करने मत बैठ जाना, आपसे नहीं पूछने वाला वो, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो हर कंट्री को टारगेट दिया गया है, आपको पूरा करना है, इंडिया को भी दिया गया है। तो हमने क्या करा, उसको रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है। तो अलग अलग स्टेट्स में हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमने एक इंडेक्स बनाई है कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया का है
उसमें जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग एरिया है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसी के रिगार्डिंग इंडेक्स बनाई गई। उस इंडेक्स को क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स बनाई गई। तो इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, किस रीजन ने टॉप किया है, ये पूछ रहा है पहला सवाल। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कि ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, एक तरफ तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, प्लस इनके साथ में और कौन इन्वॉल्व था इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा, तो खट से आंसर दीजिए। मेजोरिटी ऑफ यू आर गिविंग द आंसर। ये देखिए टार्जन रियो कह रहे हैं इसना, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म ऐसे चल रही है इसना, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ईस्ट सिक्किम एंड नीति आयोग। तो टॉप किसने किया है? रिगार्डिंग टॉपिंग, मतलब टॉप करने के रिगार्डिंग ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया है। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर किसने की है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने मिलकर प्रिपेयर किया। ठीक है, ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया इसमें। ये आप पढ़ सकते हैं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का आर्टिकल है, पीआईबी में छपा था। नीति आयोग रिलीजेस दिस रिपोर्ट और रैंक फर्स्ट पे कौन है? ईस्ट सिक्किम। ठीक है, रिपोर्ट किसने रिलीज करी? नीति आयोग। ठीक है, तो इसको आराम से आप पीडीएफ में मिल जाएगा, आराम से आप इसे पढ़ लिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी भाई आंसर से रिलेटेड है। तो इसमें और कौन इन्वॉल्व है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएन की तरफ से कौन सी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है उसको भी ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, यूएनडीपी का खर्च से हेडक्वार्टर बता दीजिए, यूएनडीपी का खर्च से हेडक्वार्टर बता दीजिए। हाँ जी भैया, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बहुत बढ़िया। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द $530 million ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपनी है, मतलब इंडिया की एक कंपनी है और मालदीव्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट बना रही है, नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो कंपनी का नाम पूछ रहा है, इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है। क्वेश्चन देने का पर्पस ये था क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है सारा काम एलएनटी करती है, तो लोग खट से तुक्का लगा देते हैं एलएनटी। इसमें भी देखो एक ऑप्शन है एलएनटी, तो इसमें भी लोग तुक्का लगा देंगे एलएनटी। तो आपको बस इसी तुक्के से बचना है। ठीक है, देखो लग गया एलएनटी। हाँ देखो, मैंने कहा था तुक्का लगता है एलएनटी लगता है, खट से तुक्का लगता है एलएनटी लगता है। तो वो आपको कंपनी चेक करना पड़ेगी। कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में भी उन्होंने काफी मेट्रो के रिगार्डिंग काम किया है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एलएनटी नहीं है। बस यही, ये क्वेश्चन कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, लेकिन बस इसलिए मैंने बताया कि ताकि आपको पता हो कि सारा काम एलएनटी नहीं करता है, और भी कंपनीज हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिए फिर ठीक है, एफकॉन्स, करेक्ट आंसर इज एफकॉन्स। Name the web portal that was launched by the Labour Ministry for registering unorganized workers in India. लेबर मिनिस्ट्री ने एक वेब पोर्टल अभी लॉन्च किया था, नाम बता सकते हैं उसका? जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या वर्कर्स कौन होते हैं? जो फॉर्मली रजिस्टर नहीं होते। जैसे हमें घर बनवाना है, ठीक है, हमें जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी कंपनी का, तो आपने देखा होगा वो लेबर वगैरह कोई रजिस्टर्ड नहीं होती, ऐसी वो दिहाड़ी पे बुला लिया जाता है, कुछ दिन काम करा के उन्हें भेज दिया जाता है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको एक प्रॉपर मिनिमम वेज जो सरकार ने डिसाइड किया वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो सरकार ने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह डिजाइन किए वो देना पड़ेगा।
तो इन सब से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, उनको रजिस्टर ही नहीं कराते हैं, तो वो कैसे वर्कर रह जाते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका ई श्रम। ई श्रम नाम का पोर्टल है जो लेबर मिनिस्ट्री ने बनाया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड, अभी कोई बिल्डिंग लॉन्च करी है मोदी जी ने एट अमृतसर टू मार्क द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, दैट विल बी ऑब्जर्व एनुअली ऑन, एक पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मतलब जब 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, तो आजादी के साथ साथ एक दुख भी हमारे साथ जुड़ गया था, एक भयावह दुख। 10 लाख से लोगों की मौत हुई थी जब पार्टीशन हुआ था, जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे थे, तो बीच में जो कत्लेआम हुआ है 10 लाख से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो उन्हीं को याद करने के लिए एक दिन प्रधानमंत्री ने बनाया है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो पहली बात तो ये कि ये किस दिन सेलिब्रेट करा जाएगा और इसके रिगार्डिंग मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है, आपको ये बताना। करेक्ट आंसर इज डी, जलियांवाला बाग स्मारक, और ये अमृतसर में बनाया गया। वही बेसिकली जो जलियांवाला बाग मैसेकर जहां पर हुआ था, तो उसको रेनोवेट वगैरह करके उसका नाम क्या रख दिया, जलियांवाला बाग स्मारक। और ये 14 अगस्त को हम हमेशा याद करेंगे उस पार्टीशन के हॉरर्स को। ठीक है, तो 14 अगस्त डेट डिसाइड करी गई है पार्टीशन के हॉरर्स को ध्यान याद रखने के लिए। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट से कौन रिटायर करा? छोटा सा सवाल है, वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये सवाल, लेकिन कभी कभी इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं, खासतौर से एलडीसी टाइप एग्जाम में ये छोटे मोटे पूछ लेते हैं। जैसे पता चला 2 दिन पहले कोई मैच जीता है किसी फुटबॉल टीम ने या फिर किसी क्रिकेट टीम ने, तो इस तरह के भी सवाल कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अभी फलाना मैच हुआ था कौन जीता है, तो ये सब चलता रहता है। भाई माही भाई तो बहुत पहले मेरे ख्याल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। करेक्ट आंसर इज स्टुअर्ट बिनी। ठीक है, स्टुअर्ट बिनी ने लिया रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अभी ये पैरालंपिक हुए थे, पैरालंपिक गेम्स टोक्यो में हुए थे, इंडिया का परफॉर्मेंस रिमार्केबल रहा। अभी तक की इंडिया की 62 ये अभी तक की इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं गया रिगार्डिंग पैरालंपिक गेम्स जो अब की हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि 2 पर्सनैलिटीज है, एकता भयान एंड मरियप्पन थंगावेलु, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एयर राइफल शूटिंग में। ठीक है, राइफल शूटिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? एकता भयान एंड मरियप्पन थंगावेलु। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एकता भयान कह रहा है शूटिंग में जीता है, मरियप्पन थंगावेलु ने किसमें जीता है? मेंस हाई जंप में जीता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द ऑफिशियल मैस्कट, मैस्कॉट एक काइंड ऑफ एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल मैस्कॉट इंडिया की तरफ से कौन से? सौमिति, और जो तेज चांद थे जो शॉर्ट पुट थ्रोअर हैं वो फ्लैग बियरर थे इंडिया के। तो 2 पोस्ट होती है, एक होता है मैस्कट, ठीक है, एक होता है आपका फ्लैग बियरर। तो वो पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि जो मैस्कट थे वो सौमिति है और जो फ्लैग बियरर है वो तेज चांद है। स्टेटमेंट सी कह रहा है 22 स्पोर्ट्स को शेड्यूल किया गया पहली बार, और इस बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को जोड़ा गया। ताइक्वांडो बैडमिंटन इस बार जोड़े गए। ये स्टेटमेंट सी है, तो आपको बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, ये काफी हैवी क्वेश्चन है, लेकिन आप नोटिस करिएगा इसमें हमने काफी ज्यादा जानकारी रिगार्डिंग पैरालंपिक गेम्स कवर कर दी है। ठीक है, तो इसमें वैसे तो स्टेटमेंट ए गलत है, बी एंड सी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बी एंड सी। अब देख लेते हैं जो वो बात कर रहा है एयर राइफल में। ठीक है, एयर राइफल वाले गेम में कौन गोल्ड मेडल जीता? अग्नि लेखारा ने जीता है और सुमित अंटिल ने जीता है। और सुमित अंतिल ने किसमें जीता है? जैवलिन में जीता है। ठीक है, जैवलिन में किसने जीता? सुमित अंतिल ने। अग्नि लेखारा ने एयर राइफल में। ऑफिशियल मैस्कॉट आपके सौमिति और तेगचंद फ्लैग बियरर, ये ठीक है।
और स्टेटमेंट सी भी ठीक है, बैडमिंटन ताइक्वांडो पहली बार ऐड किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन स्टेटमेंट ए गड़बड़ हो गया। अभी लिखा रहा, अभी काफी न्यूज में थी, गोल्ड मेडल जीता रिगार्डिंग एयर राइफल शूटिंग। और सुमित अंजुल ने किस में जीता है? जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अप्रूव किया गया। अप्रूव होने से पहले वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जैसे प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे वो बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 105 या 106? प्लस वो किस बारे में था? ठीक है, वो स्टेट्स की और यूटीज की पावर को रीस्टोर कर रहा था, कुछ आइडेंटिफाई करने में। तो किनको आइडेंटिफाई करने में पावर रिस्टोर कर रहा था? तो ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली गीकार, मैं यही कह रहा था, इंडियन एक्सप्रेस टाइप के पेपर अगर आप पढ़ेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। न्यूज़पेपर से कनेक्ट रहिए, ये बहुत आसान चीजें हो जाएंगी, ये बर्डन नहीं लगेगा आपको, इसी में मजा आएगा फिर तो। और आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी न्यूज़पेपर ही होता है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज ए। देखिए, मैं पहले पढ़ाता था जब ईटानगर में कोर्स खत्म करके आया था, तब मैंने कहा था सो फार वी हैव 104 अमेंडमेंट्स। तब उसको चेंज कर लेंगे, अमेंडमेंट एक और ऐड हो गई है, 105th अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट कौन सी थी? 105th अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हमारे पास कितनी अमेंडमेंट्स हैं? 105 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 105th अमेंडमेंट थी। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि हर स्टेट में जो भी आपका सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे जो आपका ओबीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं बस रिकॉग्नाइज। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? वो प्रेसिडेंट किसकी एडेड एडवाइस पे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल की एडेड एडवाइस पे। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को रिकॉग्नाइज करने की पावर किसके हाथ में दे दी? सेंटर के हाथ में दे दी। बट अभी फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट कर रहा गया है तो सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट को वो पलट देगा। तो 105th अमेंडमेंट कर दिया गया और उसमें ये साफ साफ लिख दिया गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने की पावर किसके पास है? स्टेट्स और यूटीज के पास है। ठीक है, किसके पास है? स्टेट्स और यूटीज के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, उम्मीद है यहां तक सब बढ़िया चल रहा होगा। देखिए, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपकी तरफ से बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Who became the first Indian to posthumously receive US's highest civilian honor? Highest नहीं, one of the highest civilian honor, Congressional Gold Medal। उनका एक सिविलियन ऑनर है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। वो किसने जीता है? अभी इंडिया के एक पर्सनालिटी हैं, पहली पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अवार्ड जीता और पॉस्टमस अवार्ड जीता है। वैसे इन सबको अगर मिलेगा तो पॉस्टमस ही मिलेगा क्योंकि इनमें से इस टाइम रिगार्डिंग इनके कोई भी जिंदा नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन था? अरे भाई, अब तो लाइन लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लाइक्स के लिए। हाँ जी, तो बताइए पॉस्टमसली कौन जीत के गया ये अवार्ड? हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है? फादर ऑफ, फादर, हाँ, फादर ऑफ द नेशन, इंडिया के पापा हैं। इंडिया के पापा गांधी जी, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर 16 का भी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अगस्त 2021 में
appointment committee of the cabinet gave 1 year tenure extension to Rajiv Gauba, who currently serves as India's क्या अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, देखिए हमने एक पॉलिटी में एक चीज पढ़ दे, कैबिनेट कमेटीज होती हैं, कैबिनेट कमेटीज। और जनरली जनरली बता रहा हूं सारी कैबिनेट कमेटीज नहीं, बस 2 ही कैबिनेट कमेटीज है, उनको छोड़ के ज्यादातर कैबिनेट कमेटीज को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसी तरह से अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी होता है, उसका काम क्या होता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, टॉप रैंक ऑफिसर्स जो वहां मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, आपका किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो गए, ठीक है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, तो इन सबको अपॉइंट करने का काम किसका रहता है, ये काम रहता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का। तो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 1 साल का टेन्योर एक्सटेंशन दिया, मतलब वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनको उनका टेन्योर 1 साल और बढ़ा दिया है। तो वो पर्सन कौन है, राजीव गौबा। तो राजीव गौबा इंडिया में किस पोजीशन पे है ये पूछ रहा है, ठीक है। राजीव गौबा इंडिया में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं ये मेरे को बताइए जरा। हाँ जी, राजीव गौबा जी क्या पोजीशन होल्ड करते हैं इंडिया में, ये मेरे को जरा सा बताइए। Very good. Correct answer is cabinet secretary. So majority is saying cabinet secretary, and the correct answer is cabinet secretary. Cabinet secretary is the boss of all the IAS officers. सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर किसे माना जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी को माना जाता है, ठीक है। हालांकि और भी रैंक्स हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी के ही लेवल की होती हैं, जैसे आपका जो लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो उनकी रैंक भी कैबिनेट सेक्रेटरी के ही बराबर होती है, बट वो फील्ड अलग चली जाती है। जो भी गवर्नेंस है सरकारी काम में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो सबसे हेड ऑफिसर होता है। जैसे हर मिनिस्ट्री में मंत्री होते हैं। अब मंत्री का काम क्या, चुनाव में लड़ना, प्रचार करना। मंत्री को थोड़ी ना पता कैसे क्या काम करना है, काम कौन करता है, जो एक सबसे टॉप ऑफिसर होगा उस मिनिस्ट्री का। तो हर मिनिस्ट्री का जो सबसे टॉप ऑफिसर होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। तो ये जो हर मिनिस्ट्री के जितने सेक्रेटरीज होते हैं ना, इन सेक्रेटरीज का भी बॉस होता है, वो कौन होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। वो कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। बहुत पावरफुल पोजीशंस होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, ठीक है। तो वो कौन है, रिसेंटली राजीव गौबा। ये क्वेश्चन पे मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूं, इस तरह के सवाल आते रहते हैं, वो डायरेक्ट पूछेगा। वो क्या पूछेगा, अच्छा ये बताइए इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो आपको खट से जवाब देना राजीव गौबा, ठीक है। ये इससे पहले होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसके बाद अब वो उनको प्रमोट करके कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चन डील करता है समर ओलंपिक्स जो अभी हुए हैं उससे रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया ने टोटल 9 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। जो अभी ओलंपिक्स हुए इंडिया उस रिगार्डिंग इंडिया ने कितने जीते, 9 मेडल्स। और जो अभी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नीरज चोपड़ा ने इंडिया में पहली बार गोल्ड मेडल लेके आए थे। मतलब ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अभी तक का इतिहास में जो सबसे पहला गोल्ड मेडल है वो कौन लेके आए, नीरज चोपड़ा लेके आए। सबको पता है अभी इस बार गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंडियन हॉकी टीम है और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए। तो 3 स्टेटमेंट से आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग। तो जस्ट टेल द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आंसर करिए। देखिए समझदार इंसान वो नहीं होता जो तुरंत आंसर करता है। समझदार इंसान वो होता है जब चीजों को सुनता है, एक पॉज लेता है, फिर आंसर करता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कल पता चला आप इंटरव्यू देने गए, क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा बताइए इंडिया की राजधानी कितना है, आपने कहा हमें तो पता है इंडिया की राजधानी कौन सी है। तो जैसे उसने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, मतलब वो क्वेश्चन ही पूरा नहीं कर पाया, आपने आंसर दे दिया। तो इस एटीट्यूड से बचना। अगर वो पूछे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉज, सर इट इज दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से इंटरव्यू परफॉर्म करना है आपको।
ऑलराइट, तो आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी कह रहा है। डी डी बोले तो अच्छा, ये एक्चुअली ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, बुलेट्स गलत मार्क हो गए इसमें, तो डी क्या है, बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो डी स्टेट बी, देखिए पहला वाला क्यों गलत है, पहला वाला कह रहा है हम 9 मेडल्स लेके आए, जबकि हम कितने मेडल्स लेके आए, 7 मेडल्स लेके आए। इस तरह की जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम कितने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में, 7। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, और हमारी पोजीशन क्या रही है, 48 पोजीशन रही है। तो नीरज चोपड़ा ने अभी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहली बार एक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या नाम था उनका ना, मिल्खा सिंह, वो कह रहे थे कि मुझे गोल्ड का इंतजार है, तो वो इसी फील्ड में गोल्ड का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो वो इसी फील्ड में गोल्ड का इंतजार कर रहे थे, बट फाइनली नीरज चोपड़ा इस बार लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा लवलीना बोरगोइन बिलोंग्स फ्रॉम असम, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन विमेन्स वेल्टर वेट में, बॉक्सिंग कैटेगरी। और अदिति अशोक ने गोल्फ कंपटीशन में 4th रैंक लाके नाम हमारा रोशन किया है। और इंडियन मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ लिएगा। और भी क्वेश्चन हम इससे रिगार्डिंग लेके आएंगे, ताकि ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बच जाए। ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल है इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वही पढ़ के जाए ना जिससे क्वेश्चन आएंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड अल मुहेद अल हिंदी इट्स फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री। एक्सरसाइज का नाम क्या है, अल मुहेद अल हिंदी 2021। अल अल लग गया तो समझ जाओ किधर जाना है। अल मुहेद अल हिंदी 2021 पहली नेवल एक्सरसाइज है, हमने किस कंट्री के साथ करी है। हाँ जी, कोई बेबो एफओ को समर ओलंपिक का मैस्कॉट बता दे भाई जरा। ऑलराइट, अब इसका आंसर दीजिए। The Indian Navy recently conducted Al Muhaid Al Hindi 2021, its first naval exercise with which country? Brunei, Turkey, Saudi Arabia, Oman. So मेजोरिटी डी की तरफ जा रही है। अब जैसे ही मैं कहूंगा मेजोरिटी डी की तरफ जा रही है, तो सब लोग डी की तरफ भागने लगेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं मेजोरिटी की तरफ नहीं जाना है, मेजोरिटी से बच के रहना है। ठीक है, जरूरी नहीं मेजोरिटी सही हो, एक ऑफिसर का अपना खुद का स्टैंड होता है, आपको भी अपना खुद का स्टैंड लेना है। डजंट मैटर दुनिया आपके साथ हो या आपके खिलाफ, दुनिया का क्या बदलती रहती है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज सी। सऊदी अरेबिया के साथ हमने ये एक्सरसाइज की थी, अल मुहैद अल हिंदी, नाम से ही समझ जाते। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। अभी रिसेंटली जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ी है, तो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स भी बढ़े हैं, तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए आरबीआई ने किसको एज ए एम्बेसडर चुना है। एम्बेसडर एक फेमस पर्सनालिटी को ही चुना जाता है, क्योंकि लोग फेमस पर्सनालिटी को सुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर बताइए। हु वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। राजकुमार राव, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना। करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, हम्म, हाँ जी, देखें भाई जरा क्या क्या आंसर्स लगा रहे हैं लोग। बांका कह रहे हैं अपना नीरज, अरे अपना नीरज भाई है, साथ में हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे। नीरज भाई स्कूल जाते ही मतलब रोते थे, मम्मी के वो मम्मी पापा नीरज के जबरदस्ती स्कूल भेजते थे,
लेकिन मैं नीरज को जब मैं समझाता था भाई पढ़ना भी जरूरी है, भाई अपना नीरज है, सही है। हाँ अपना नीरज भाई है। हाँ तो करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। क्यों इंस्पिरेशन कह रहा हूँ कि एक ऐसे छोटी लोकेलिटी से आना और इंडिया में इतना नाम करना अपनी मेहनत की दम पे बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा हमेशा से बढ़ते चले गए और आज इतने सक्सेसफुल हो गए। आपने एक बार उनकी सक्सेस देखी है और उनके पीछे के जो फेलियर्स है ना वो आपने नहीं देखे, तो आपको उनके फेलियर्स भी जानने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि सक्सेस क्या होती है। सक्सेस का मजा वही उठाता है जिसे फेलियर्स का मजा पता हो। तो लाइफ में आपको फेलियर्स ज्यादा मिलेगी, सक्सेस कम मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि हारना तो कई बार होता है लेकिन जीतना सिर्फ एक बार होता है। एक बार अगर आप जीत गए बस फिर लाइफ सेट है। अब देखिए नीरज चोपड़ा जीत गए, अब हर जगह से उनको बधाइयां मिल रही हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, उनका लाइफ सेट हो गया। तो वही आपको भी करना है, हारना तो कई बार पड़ेगा ठीक है, लेकिन एक बार आपको जीतना पड़ेगा। जीतना सिर्फ एक ही बार पड़ेगा, हारना तो कई बार पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, लाइफ में कभी निराश नहीं होना है। ये सब चीजें हार जीत लगी रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना होता है ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। थैंक यू गीता, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं और भी लोग आपकी तरह ऐसे परफॉर्म करें कि क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि एग्जाम में आता है, करंट अफेयर्स इसलिए पढ़ना कि आपकी अवेयरनेस बढ़े, आप एक बेहतर नागरिक बने, एक समझदार नागरिक बने जो चीजों को अच्छे से समझे। और समझदारी से हम क्या करेंगे, अपना वोटिंग राइट यूज करेंगे, एक बेहतर गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे ठीक है। तो हमेशा से अवेयर बन के रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो बेसिकली मेहनत करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।